आपके पसंदीदा डिबेट शो देश की बहस में आपका स्वागत है। मैं हूं पिनाज। कन्याकुमारी से शीर भवानी तक, कोटेश्वर से कामाख्या तक, लक्षद्वीप से लेह तक, जो सबसे बड़ा मुद्दा होता है उसमें हम आपकी राय जानकर चुनते हैं देश की बहस का विषय। बहस की दशा और दिशा भी हमारे दर्शकों के माध्यम से ही तय होता है। साथ ही शो में आप और हमारे एक्सपर्ट पैनल मंच को साझा करते हैं और देश में हो रही सबसे बड़ी हलचल पर बेबाकी से अपनी बात रखते हैं। तो आइए शुरू करें देश की बहस माननीय जनता और हमारे मेहमानों के साथ। आज आपने देश की बहस का जो मुद्दा तय किया है वो है चुनावी बिगुल बजा, किसकी चलेगी हवा। इसे 70% लोगों ने वोट देकर देश की बहस का मुद्दा बनाया है। बंगाल में बीजेपी और ममता की सियासी लड़ाई चुनाव की तारीखों तक पहुंच गई है। आपको बता दें, आज मुख्य चुनाव आयुक्त सुनील अरोड़ा ने पश्चिम बंगाल समेत 5 राज्यों में चुनावों की तारीखों की घोषणा की। बंगाल में सबसे ज्यादा 8 चरणों में चुनाव होंगे। 27 मार्च को पहले चरण की वोटिंग होगी और 2 मई को एक साथ 5 राज्यों के नतीजे आएंगे। मगर ममता बनर्जी ने चुनाव आयोग को ही कटघरे में खड़ा कर दिया है। उनका आरोप है कि आयोग ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और गृह मंत्री अमित शाह के चुनावी दौरे के हिसाब से तारीखें तय की हैं। जवाब में बीजेपी दल बल के साथ टीएमसी पर हमलावर है और यह सियासी तपिश अभी और बढ़ेगी जैसे जैसे वोटिंग की तारीखें करीब आएंगी। मगर सवाल सिर्फ बंगाल का नहीं, दक्षिण में कमल खिलाने के लिए बीजेपी पूरा जोर लगा रही है। तो राहुल जमीन से समंदर तक कांग्रेस की डूबती नाव को उबारने में लगे हुए हैं। जय जय श्री राम। आखिरकार चुनाव की तारीखों का ऐलान हुआ। वेस्ट बंगाल 8 phases. Last time it was 7. चुनावी तारीखों के ऐलान के बीच चुनावी राज्यों में माहौल इतना दिलचस्प हो चुका है कि राजनीतिक पार्टियां स्कूटी से भी जनता के बीच दौड़ लगा कर पहुंच रही हैं। कहीं कमल खिलाने के लिए रथ दौड़ रहा है तो कहीं रथ रोकने के सारे खेल हो रहे हैं। प्यारे मतदाता के घर खाना खाने से लेकर ट्रैक्टर दौड़ाकर किसानों के बीच वोटों की फसल भी काटने के लिए पसीना खूब बहाया जा रहा है। लेकिन चुनाव के रंग में लाल रंग मिलाने की भी खुल्लम खुल्ला गंभीर कोशिश देखी गई। हालांकि इसी को ध्यान में रखकर चुनाव आयोग ने सुरक्षा बंदोबस्त कड़े किए हुए हैं। CAPF deployment shall be ensured during elections. All critical vulnerable polling stations have already been identified and adequate numbers of CAPF will be deployed in such critical booths. हर राजनीतिक पार्टी अब चुनाव की तारीखों के ऐलान के साथ जुबानी तर्कश से तीखे तीर छोड़ने में जुटी हैं। मैं बहुत ममता जी को चेतावनी देना चाहता हूं कि परिवर्तन यात्रा की सफलता के कारण वो घबरा रही है और हमारी परिवर्तन यात्रा को रोकने की कोशिश की गई है। 5 राज्यों के चुनाव में मुझे पूरा विश्वास है कि कांग्रेस पार्टी और कांग्रेस के अलायंसेस को आवाम के आशीर्वाद मिलेगा। विधानसभा के इन चुनाव में कोरोना का असर भी साफ देखने को मिलेगा, क्योंकि हाल ही में एक बार फिर कोरोना ने चिंता बढ़ाई है। देश की बहस में मुद्दा है कि चुनाव के मैदान में हलचल बढ़ी है और जनता की अब बारी आ चुकी है। बस फैसले की तारीख ही तय करेगी कि दीदी से जनता का दिल जुड़ा या फिर हर जगह कमल ही खिलेगा या किसी और के हाथ में जीत का परचम लहराएगा। तो देश की बहस में आज का सवाल है, क्या चुनाव की तारीखों पर यूं सवाल उठाना उचित है? इस पर आप अपनी राय रख सकते हैं। शो के दौरान इस मुद्दे पर अपनी राय न्यूज नेशन की वेबसाइट www.newsnationtv.com पर जाकर आप दे सकते हैं। न्यूज नेशन के मोबाइल ऐप के जरिए, ट्विटर हैंडल @newsnationtv और न्यूज नेशन के फेसबुक पेज पर जाकर भी देख सकते हैं। हम इस शो के दौरान ही आपका जवाब भी दिखाएंगे। इसके साथ ही कार्यक्रम के दौरान आप अपनी राय और सवाल का वीडियो बनाकर हमारे व्हाट्सएप नंबर 9711002266 9711002266 पर भी दे सकते हैं। दर्शकों की राय, उनके सवाल हम अपने कार्यक्रम में शामिल करेंगे। हमारे साथ हमारे खास मेहमान इस वक्त जुड़ चुके हैं। हमारे साथ प्रेम शुक्ला जी हैं, बीजेपी के वरिष्ठ नेता और प्रवक्ता। हमारे साथ अवनिजेश अवस्थी जी हैं, प्रोफेसर हैं दिल्ली यूनिवर्सिटी के और पॉलिटिकल एनालिसिस्ट हैं। हमारे साथ तौसीफ रहमान साहब भी टीएमसी लीडर जुड़ेंगे कोलकाता से। और हमारे साथ डॉक्टर अजय कुमार हैं, राष्ट्रीय प्रवक्ता कांग्रेस के। आप सभी का स्वागत है इस चर्चा में। तौसीफ साहब से सवाल हम सबसे पहला करना चाहते थे, लेकिन अभी वो हमारे साथ जुड़े नहीं हैं, तो इसलिए सबसे पहले प्रेम शुक्ला जी, ममता दीदी कह रही हैं कि जो बीजेपी चाहती थी चुनाव आयोग ने वो सब कुछ मान लिया। आपकी सुविधा अनुसार चुनाव की तारीखों का ऐलान हुआ। 8 चरण में चुनाव कराने में उन्हें कुछ सियासी कुछ साजिश नजर आती है।
प्रेम शुक्ला जी, आप मुझे सुन पा रहे हैं? फोन कट गया है। ठीक है, हम आपके पास दोबारा आएंगे, लेकिन इस बीच हमारे साथ अवनिजेश अवस्थी जी भी जुड़े हुए हैं। अवनिजेश अवस्थी जी, 2011 में 6 चरणों में चुनाव होता है, 2016 में 7 चरणों में चुनाव होता है, अचानक से 8 चरणों में चुनाव होने पर, जबकि हम इतनी हिंसा देख रहे हैं, दीदी को ऐसी कौन सी मिर्ची लग गई? क्या वो नर्वस है? चुनाव के नतीजे आने के बाद ईवीएम पर हार का ठीकरा फोड़ते हुए हमने नेताओं को देखा है, लेकिन चुनाव होने से पहले चुनाव आयोग पर ही यूं ठीकरा फोड़ना, नाराजगी जाहिर करना, वो भी तब जब 2011 में 6 चरण में, 2016 में 7 चरण में चुनाव हो चुके हों। क्या कहेंगे आप इसको, कैसे एनालाइज करेंगे? ऐसा है, बड़ी साफ सी बात है। चुनाव परिणाम आने के बाद ईवीएम पर और चुनाव परिणाम आने से पहले ही अगर किसी को हार दिख जाए तो वो चुनाव आयोग पर सवाल उठाता है। ममता दीदी को पहले ही, चुनाव से पहले ही अपने हार का इल्हाम हो चुका है। उनको मालूम है कि पश्चिम बंगाल के भद्रलोक ने इस हिंसा और तुष्टीकरण और करप्शन की राजनीति से हटने का मन बना लिया है। दिस इज रिटन ऑन द वॉल। जब ये बिल्कुल तय हो, बिल्कुल साफ हो, स्पष्ट हो, तो जिस दिन ऐलान होना है उस दिन ही हार मान करके उन्होंने कह दिया कि ये तो चुनाव की तारीखें गलत हैं। आप जानती हैं कि पहले 2011 में, 6 में, फिर 7 में, 8 चरणों में चुनाव से क्या होता है? चुनाव निष्पक्ष होने चाहिए। क्या डेट ज्यादा होने से, चरण ज्यादा होने से क्या चुनाव की निष्पक्षता पे कोई फर्क पड़ता है? क्या कोई अंतर पड़ता है? कोई भी बुद्धिमान व्यक्ति मुझे ये बताए, कोई भी विवेकशील व्यक्ति बताए। कांग्रेस के जुड़े हुए हैं डॉक्टर अजय कुमार, यहां पर हमारे राजनीतिक विश्लेषक अवनिजेश जी कह रहे हैं कि ममता दीदी को अपनी हार नजर आ रही है, परिवर्तन नजर आ रहा है, इसलिए उसकी बौखलाहट में चुनाव आयोग पर ठीकरा फोड़ रही हैं। आप भी चुनाव आयोग पर सवाल उठाएंगे या 8 चरण में चुनाव ठीक है? नहीं, देखिए, पहली बात यह है कि जिस तरह से मैडम हम लोग ने और आपने कुछ शब्दों के इस्तेमाल किया था, कुछ लग गया ममता जी को, वो मुझे लगता है कि डिबेट में उचित नहीं। पहले तो हम अपने भाषा पर भी जो है, क्योंकि राजनीतिक बहस में हम लोग इस तरह के शब्द इस्तेमाल करते हैं, वो उचित नहीं होगा। मैं और गलती से हो गई, मैं उस पर कोई टोका टोकी नहीं करूँगा। ये एक दूसरी बात क्या है कि जब हमने हमेशा देखा है कि जिस प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी को चुनाव में चुनौतियां दिखाई देती है, बिहार में आप देखिए, तो इनके धन बल के आधार पर प्रचार, क्योंकि एक ही अगर जिला में एक सीट में 1 तारीख को, दूसरे सीट में दूसरे तारीख को अगर आप चुनाव करा रहे हैं, आप क्या करते हैं? जिस दिन चुनाव हो रहे हैं उसी दिन प्रचार भी कर रहे हैं, और इलेक्ट्रॉनिक मीडियम से, अखबार के माध्यम से, क्योंकि एक जिला में आप देख लीजिएगा तो एक ही अखबार आता है, तो आपने प्रचार कर दिया, आपने टीवी में ऐड चला दिया, तो कहाँ ये तो सब पार्टियों पे लागू होता है ना। आपने सब पार्टी सुन लीजिए ना, पहले तो सुन लीजिए। इससे मैं कह रहा, सब पार्टी पर इसलिए लागू तो होता है जरूर, लेकिन जिस तरह से पैसे धन एकत्रित किए हैं भारतीय जनता पार्टी ने, और जिस तरह से ये लोग पूरी तरह से चुनाव के माहौल को खराब करने के लिए कोशिश कर रहे हैं, आप बताइए कि ये सबके लिए लागू है। आप कह रही, एक तरफ आप कह रहे कि ये सबके लिए लागू है, लेकिन जब चुनाव, अगर आप निष्पक्ष चुनाव चाहते हैं तो 48 घंटा पहले प्रचार खत्म होना चाहिए। तो कहां इस देश में निष्पक्ष चुनाव होंगे जब आपने टीवी चैनल पर सभी जगह प्रचार करा दिया एक ही जिला में? नहीं, तो एक बात बताइए ना डॉक्टर अजय कुमार, हम यही तो आपसे कह रहे हैं कि प्रचार के लिए उतना वक्त आपको भी मिलेगा। वो तमाम कायदे कानून अगर एक पार्टी के लिए लागू होंगे, वो लेफ्ट पर भी लागू होंगे, बीजेपी पर भी लागू होंगे, कांग्रेस पर भी लागू होंगे। ऐसा तो है नहीं ना कि सिर्फ बीजेपी के लिए ओपन प्लेटफॉर्म मिलेगा। अरे पर सुन लीजिए ना अवनीश जी, मैंने सुना, उसके बाद सवाल पूछा सर। आप लोग जी, हाँ पहले नहीं, एक मिनट अवस्थी जी, थोड़ा सा, क्योंकि मैं जब आप बोलते हैं तो मैं बोलता नहीं हूँ, तो आपसे यही उम्मीद है कि आप बोलेंगे नहीं। मैं ये कहना चाहता हूँ कि अगर आप चुनाव निष्पक्ष चाहते हैं, आप अगर निष्पक्ष चुनाव आप चाहते हैं, 48 घंटे से पहले आपका जो है प्रचार खत्म हो जाए। विवेक श्रीवास्तव छिलो আছে अगर प्रचार खत्म होता है तो इस देश में कहां प्रचार खत्म हो रहा है? तो उसकी शिकायत होती है ना, वो तो फिर ऐसा नहीं है ना कि सिर्फ आप ही की पार्टी के या एक पार्टी के लोग करते हैं, उसके लिए तो शिकायत है ना। आप मुद्दे से मत भटकिए। प्रेम शुक्ला जी के पास भी जाएंगे, लेकिन तौसीफ साहब भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। इन आरोपों का जवाब मैं प्रेम शुक्ला जी से लूंगी। तौसीफ साहब जरा ये बता दीजिए कि अभी तो चुनाव हुए भी नहीं है, चुनावी मैदान में कूदे भी नहीं है, लेकिन उससे पहले ही चुनाव आयोग पर सवाल उठाना, जबकि साल 2016 में भी 7 चरणों में चुनाव हुआ है, 11 में 6 चरणों में चुनाव हुआ है, और बंगाल की आगजनी हम सबके सामने है जो कुछ हो रहा है। ऐसे में चुनाव आयोग की निष्पक्षता पर सवाल उठाना
क्या हुआ ममता बनर्जी, क्या कुछ भाप पा रही हैं? देखिए, पहले तो आपको प्रणाम, और बंगाल के तरफ से दुर्गा दुर्गा, सबसे पहले आप ये लीजिए। और ये ऐसा है कि दीदी जब अभी प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रही थी तो उन्होंने तीनों भाषाओं में ये कहा कि भाई इलेक्शन कमीशन को बहुत बहुत मुबारक, और अभी इलेक्शन कमीशन को हम थैंक कहते हैं कि भाई इन्होंने जो किया हम पहले वही मानेंगे। उनका पहला अगर आप स्पीच सुनती या वो प्रेस कॉन्फ्रेंस अगर आप सुनती तो उन्होंने तो कुछ कहा नहीं, पर उन्होंने ये कहा कि 240 में अगर 3 फेज में हो सकता है तो 294 में 8 फेज क्यों? भाई सवाल तो उठ ही सकता है। ये 2016 में नहीं नजर आया था उन्हें जब 7 फेज में हुआ था, या बंगाल की सीएम कहीं रास्ते में बैठ गई हैं? नहीं, मैं पूछ रही हूँ कि 2016 में 7 फेज नहीं की बात दिखे थे? करिएगा तो 2014 से लेकर 2021 तक बात कर लेंगे। नहीं, मैं पूछ रही हूँ ना अगर कि आप देखिए, 2016 अगर की बात आपत्ति करेंगी है मैडम, तो इसी बार आपत्ति क्यों 2014 नजर से आ रही है लेके सर? 2021 तक जितनी सारी बात है मोदी और अमित शाह की, मैं सब उठा लूंगा और आपको या आपके पैनलिस्ट को अच्छा नहीं लगेगा। नहीं, मुझे कोई दिक्कत नहीं, आपको जो उठाना है मैं तो ये पूछ रही हूँ ना, इसको प्रणाम दिया है। नहीं, ममता बनर्जी कहती हैं कि चुनाव आयोग पूरा वक्त दे रहा है, बीजेपी की सारी बातें मान रहा है, पूरा वक्त दे रहा है ताकि पीएम और अमित शाह जो हैं वो अपना प्रचार तमिलनाडु, असम से खत्म कर सकें। यानी कि वो भी मानती हैं कि उनकी रैलियों का असर पड़ रहा है बंगाल में, इसीलिए कुछ दिक्कत है उन्हें। प्रचार के लिए वक्त मिल रहा है तो ठीक है, अच्छी बात है, ममता जी को भी तो उतना ही मिल रहा है। देखिए रैलियों का असर कितना पड़ता है कितना नहीं पड़ता है। अगर आज रैलियों का असर पड़ता तो क्या वो इधर से नेता लेते? आप मुझे ये बताइए, क्या वो इधर का नेता लेते? उनके पास खुद का नेता होना चाहिए था। पर रैलियों का असर कितना पड़ता है नहीं पड़ता है, ये बात मैंने नहीं कही, ये ममता बनर्जी ने कही है। ये बात मैंने नहीं कही, माननीय मुख्यमंत्री पश्चिम बंगाल की टीएमसी की सर्वेसर्वा ममता बनर्जी ने कही है कि ताकि अमित शाह और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अपनी रैलियां पूरी कर सकें, अपना प्रचार पूरा कर सकें, इसीलिए इस तरह का शेड्यूल बनाया गया है। तो एक तरफ तो आप कहते हैं रैलियों से असर नहीं पड़ता, दूसरी तरफ वो शेड्यूल आपको समझ में नहीं आ रहा है। प्रेम शुक्ला जी, चुनाव आयोग की और बीजेपी की मिली भगत बता रहे हैं भाई जी। देखिए, ये एक पिछले 2 दशकों की जो भारतीय राजनीति है उसमें पश्चिम बंगाल और बिहार, इन 2 राज्यों में चुनावी हिंसा की घटनाओं में अतिरेक हमें प्राप्त होता रहा। 96 से 2005 इस अवधि में 9 वर्षों तक लगातार लालू प्रसाद यादव का चुनाव आयोग से टकराव होता रहा। लालू प्रसाद यादव सुप्रीम कोर्ट तक चुनाव आयोग के खिलाफ जाया करते थे कि उनको जितना अवसर बूथ कैप्चर करने का, अन्य चुनाव में जो गतिविधियां अमान्य हो उन गतिविधियों का दुरुपयोग करके चुनाव जीतना हथकंडा था। वहाँ फेयर चुनाव होने लगे। लालू प्रसाद यादव जी और उनकी पार्टी की क्या दुर्गति है पूरा देश देख रहा है। पश्चिम बंगाल में भी इसी तरह यही ममता बनर्जी, चाहे 2006 का चुनाव हो, 2011 का चुनाव हो, वहाँ पर केंद्रीय पुलिस बल तैनात किया जाए ताकि वहाँ चुनाव निष्पक्ष हो सके, वहाँ अधिक चरणों में चुनाव कराया जाए। बुद्धदेव भट्टाचार्य 2007 से 2011 तक निर्वाचन आयोग के विरुद्ध बातें करते रहे कि ममता बनर्जी को फेवर किया जा रहा है। तो जब निष्पक्ष चुनाव कराया जाता है तो जो सत्ता में भ्रष्ट तंत्र को अपने कब्जे में करके भ्रष्ट मार्गों से चुनाव जीतने के प्रयास करने वाले दल हैं, उनकी पीड़ा प्रकट होती है। चलिए, तो यहाँ पर तो उल्टे ममता बनर्जी पर आरोप लग रहे हैं। तौसीफ साहब से इसका जवाब भी लूंगी। तौसीफ साहब, आपने कहा था ना कि ममता दीदी ने तो स्वागत किया तीनों भाषाओं में, लेकिन क्या आरोप लगाए उस स्वागत करने के बाद, जरा आप भी सुनिए। जी बिल्कुल। The important body, if they don't give justice to the state and the people, then where the people will go? Now, whatever I came to know from BJP party sources, whatever BJP have decided, as per BJP requisition. और इस चर्चा को आगे बढ़ाएंगे, लेकिन अभिषेक दुबे बेतिया से हमारे दर्शक जो हैं वो भी अपनी राय इसमें देना चाहते हैं, जरा सुन लेते हैं। अभिषेक दुबे जी, आप जुड़ गए हमारे साथ, तो हम चाहेंगे कि आप क्या कहना चाहते हैं इस चर्चा में, क्या आपका मत है? सर्वप्रथम मैं आपके माध्यम से पूरे देश को नमन करता हूं और मैडम ये बताना चाहता हूं कि टीएमसी के कार्यकर्ता, तृणमूल कार्यकर्ता जो हैं भ्रष्ट, उपद्रवी और अभिमानी हैं। आम लोगों में भय, क्रोध और घृणा की भावना को बढ़ाकर बीजेपी की क्षति पहुंचाना चाहते हैं, किंतु सफल नहीं हो पाए और इसकी बेचैनी आज ममता दीदी में दिखी जो उन्होंने अपने भाषण में कही है।
आप इतना जान लीजिए कि बीजेपी चुनाव जीत चुकी है और इसकी बौखलाहट ममता दीदी और टीएमसी कार्यकर्ता में साफ तौर पर देखा जा सकता है। चलिए अभिषेक दुबे जी, आप कह रहे हैं कि वहां पर टीएमसी डरा धमकाकर दल बल का प्रयोग करके जो करना चाहती थी वो अब नहीं हो पाएगा और इसीलिए ममता दीदी की बौखलाहट है। तौसीफ साहब, अभिषेक दुबे बेतिया से दर्शक जुड़े हैं, क्या कहेंगे उन्हें के सवालों पर आप? देखिए दर्शक जो होते हैं वो भगवान के समान होते हैं और उनकी हर शब्द सराखों में होती है। अगर वो ये कहना चाहते हैं कि हम गुंडे हैं, मवाली हैं, बदमाश हैं, तो ठीक है, उनके सराखों में ये जनता डिसाइड करेगी मैडम। और आप देखिए अभी आपके पैनलिस्ट एक भ्रष्ट उठा रहे थे शब्द की, भ्रष्ट भ्रष्ट भ्रष्ट। तो मैं कहता हूं कि मैं तो अपने लोग जो चले गए हैं मैं उनको आज तक चोर नहीं कहता हूं, मगर जो लोग आपको चोर कहते थे आपके साथ ही बैठ के चोर चोर मुसेरा भाई खेल रहे हैं। तो देखिए इसमें ज्यादा कोई संकल्प या ज्यादा कोई ओपिनियन वाली बात ही नहीं होती है। इलेक्शन कुछ ही दिन दूर है और जब ये कह रहे हैं कि भाजपा इलेक्शन जीत चुका है, अरे भैया अगर भाजपा इलेक्शन जीत चुका है तो आप नर्वस क्यों हो रहे हैं? आप नर्वस मत होइए। देखिए हमारे चेहरे में सिर्फ और सिर्फ खुशी है और स्माइल है और हंसी मिलेगी, बिकॉज ये इलेक्शन जनता की इलेक्शन होगी और ये किसी को नहीं मिलेगा। दे रही है दीदी, और डरे किसी हुए को नहीं आप मिलने लोग, वो वाला। भी आप पे आरोप लगा रहे हैं, फिर उसके बाद चुनाव आयोग पे आरोप मर दिए जाते हैं। हाँ भाई, तो देखिए मैं खुद ये साइंस को कैसे इंटरप्रेट करें? मैं खुद डरा हुआ हूं, मैं आपको बता रहा हूं, मैं खुद डरा हुआ हूं क्योंकि मैं भाजपा से हाथ जोड़कर निवेदन करता हूं कि ओवैसी साहब आएंगे। देखिए बंगाल की संस्कृति आपको समझनी पड़ेगी, आप बंगाल की नहीं है और वहां जो पैनलिस्ट बैठे शायद वो भी बंगाल के नहीं हैं। बंगाल की संस्कृति है मतलब दुर्गा दुर्गा, अल्लाह भगवान सबको लेके। हमें तो संप्रदाय होता क्या है हमें नहीं पता, कम्युनल क्या होता है हमें पता ही नहीं है। ममता बनर्जी देश के हर मुद्दे पर टिप्पणी करती हैं, क्या वो पूरे देश की नहीं है? आप हर भी शख्स को देखिए तो मुझे बताइए, गलत है। मैडम सुनिए, बंगाली या बंगाल के लोग नहीं, ठीक है, मुझे आप कंप्लीट करने दीजिए। उनके कल्चर का सम्मान है, एक हिंदुस्तानी के नाते आप बार-बार ये क्यों कहते हैं कि जो बंगाल का नहीं है वो बंगाल को समझता नहीं? ठीक है, आप बेहतर समझते होंगे, ये बात मैं मानती हूँ, लेकिन जो बंगाल का नहीं है वो बंगाल को नहीं समझता, ऐसे कैसे हो सकता है? आप ये विभाजित वाली बात मत कीजिए। हम सब हिंदुस्तानी हैं, हम हिंदुस्तानियत को समझते हैं। देखिए न्यूज नेशन के प्रति मेरा अलग सम्मान है और न्यूज नेशन एक बहुत बड़ी प्लेटफॉर्म है। हम यहां पे इस बंगाल की पवित्र धरती को आरएसएस मुसलमान को भड़काए और ओवैसी आके हिंदुओं को भड़काए, हम ये चलने नहीं देंगे। प्रेम शुक्ला जी, पुलिस को कोई आप बंगाल की गंगा जमनी तहजीब को और क्या है बर्बाद कर रहे हैं आरएसएस और ओवैसी के मार्फत। जी संगीन आरोप लगे आप पर। तहजीब तब कहाँ होती है जब मुहर्रम के जुलूस को नहीं पता नहीं गंगा जमुनी तहजीब किस कब्रिस्तान में चली जाती है बंगाल में, जब झूठ कह रहे हैं मुहर्रम का तो त्योहार झूठ कह रहे हैं, तभी तो मैं कहता हूं कि आपको दुर्गा की, आपको दुर्गा का अस्तित्व क्या है आपको वो नहीं पता, इसीलिए आप मुहर्रम को बीच में लाते हैं। इसको अभद्रता कहते हैं। नहीं, आप गलत बात कर रहे हैं, मैं आपको गलत बात करने दूंगा नहीं। आप गलत बात कैसे कर सकते हैं? कहां से मुहर्रम आ गया, कहां से दुर्गा पूजा आ गया? एक बंगाली को उठा के पूछिए, एक हिंदुस्तानी को उठा के पूछिए जो ये कह दे कि मुहर्रम को अलाउ किया गया और दुर्गा का विसर्जन नहीं करने दिया। आपको संस्कृति के बारे में पता ही नहीं है, झूठ कहते हैं बैठ के नेशनल टेलीविजन में। क्या पता है आपको दुर्गा के बारे में? आपको क्या पता काली के अस्तित्व के बारे में? आपको क्या पता सरस्वती के अस्तित्व के बारे में? अच्छा, राम के अस्तित्व के बारे में ममता बनर्जी को पता है? रखते हैं, झूठ मत कहिए। राम के अस्तित्व के बारे में, प्रभु श्री राम के अस्तित्व के बारे में ममता बनर्जी को पता है? आपकी काली भक्ति का स्वागत। देखिए जय श्री राम एक पवित्र शब्द को धमकी देके नहीं बोली जाती है, काली भक्ति का स्वागत है, धमकी देके नहीं बोली जाती है। जय श्री राम दोनों हाथ को नमन करके बोली जाती है। जय श्री राम, धमकी देके जय श्री राम नहीं बोला जाता। क्या मैं ऐसे बोलूं अल्लाह अकबर? लोग सिखाएंगे। क्या मैं आपको ऐसे बोलूं अल्लाह अकबर? औरंगजेब बताएगा नहीं बोलेगा अल्लाह अकबर। अल्लाह अकबर और बिस्मिल्लाह दिल से बोला जाता है। जय श्री राम आप तय करेंगे सामने वाला दिल से बोल रहा है कि किसी दबाव में बोल रहा है? काली दिल से बोला जाता है, धमकी देके नहीं बोली जाती है। झूठ बोलिएगा मैं नहीं सुनूंगा। चलिए अजय कुमार जी को भी यहाँ पे शामिल कर लेते हैं क्योंकि जनेऊधारी हिंदू तो राहुल गांधी भी हैं यहाँ पर। मैं अभी बोलूंगा जय श्री राम,
अब भी बोलूंगा। ये जो जिहादी शक्ति डॉक्टर अजय कुमार को भी मैं यहाँ चर्चा में शामिल कर लूं। जरा एक सेकंड, आप लोगों के बीच में ये बहस जो है वो चलती रहेगी। डॉक्टर अजय कुमार, आपका इस पर क्या कहना है? यहाँ वो कह रहे हैं कि मुस्लिम तुष्टीकरण, वो कह रहे हैं हिंदू तुष्टीकरण, लेकिन इस सबके बीच में कांग्रेस कहाँ, लेफ्ट का साथ मिला, अब्बासी भी साथ आ गए हैं, अब आगे क्या? देखिए मैडम, एक चीज है, भारतीय जनता पार्टी का एक स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर है कि चुनाव डीजल पेट्रोल से ध्यान भटकाने के लिए हिंदू मुसलमान करने की कोशिश करेंगे। हर जगह यही है, इनके पास कोई नीति नहीं है। जितने भी इनके प्रवक्ता बोले, आखिरी में कोई नीति नहीं है धरातल पर। फाइनली एक ही है कि देश में व्हाट्सएप से नफरत पैदा करके हिंदू मुसलमान कराइए, और देश को देश समझ रहा। अब नौकरी के बारे में कोई चर्चा नहीं, फिर से शुरू हो जाएंगे कि ममता जी ने मंदिर क्यों गए, ममता जी ये क्यों किए। बेरोजगारी, पेट्रोल डीजल, देश में चारों तरफ चीन सर पर बैठा। मैं आना चाहता हूं। बिल्कुल, आप आइएगा। एक सेकंड डॉक्टर अजय कुमार, एक मेरा सवाल आपसे है, मुझे ये समझा दीजिए। ठीक है, बीजेपी अपनी राजनीति कर रही है, बिल्कुल वाजिब बात है, बीजेपी अपनी राजनीति कर रही है, अपने पॉलिटिकल लाइन और एजेंडा पे चल रही है, वो उसका काम है, वो उसकी राजनीति करने का तरीका है। लेकिन ये बताइए, बतौर मुख्यमंत्री ममता बनर्जी जब जय श्री राम के नारों पर चिढ़ जाती हैं, उस पर क्या टेक है आपका? क्या वो सही रिस्पॉन्स है उनका? देखिए, जय श्री राम हर भारत के नागरिक को एक पवित्र नारा है, लेकिन वो ढोंगी हिंदूवादी लोग जो उसको नफरत के रूप में चिल्लाते हैं दूसरे समाज को डराने के लिए, वहां कहां भगवान की बात होती है? अरे सड़क पर नारे लग रहे हो तो भी ममता बनर्जी नाराज हो जाती हैं। अगर एक मंच, खुले मंच पर एक कार्यक्रम में नारे लग रहे हो तो भी नाराज हो जाती है। वहां कौन किसको धमका रहा है एक सरकारी कार्यक्रम में? एक मिनट, पहले ममता बनर्जी के लिए टीएमसी के प्रवक्ता है। मैं कह रहा हूं कि जो इस देश के भगवान राम का नाम लेकर के दूसरे समाज को डराने का जो पाप करता है, वो उसका जवाब कौन देगा? हमेशा भगवान का नाम लेकर के दूसरे समाज को डराना कोई ये असली हिंदू? अगर कोई जय श्री राम बोलेगा तो कोई डर जाएगा क्या? मैं देख चुका हूं भारतीय जनता पार्टी जय श्री भगवान राम का नाम लेकर के देखिए, दूसरे को डराने का यही मैं बोलना चाह रहा हूं। नहीं, मैं पूछना चाहती हूँ कि अगर मेरे सामने कोई जय श्री राम बोलेगा तो मुझे डर लगना चाहिए, खौफजदा होना चाहिए, या कोई या अल्लाह बोले तो मुझे डरना चाहिए? नहीं, दिक्कत क्या है कि आप भगवान राम का नाम मत लीजिए दूसरे को डराने के लिए, ये श्रद्धा की बात है। नहीं, ये कौन जज करेगा? यहाँ पर हमारे साथ लगातार जी अब निजेश अवस्थी भी हमारे साथ जुड़े हुए। अब निजेश अवस्थी जी, ये कौन तय करेगा कि मैं जय श्री राम भक्ति के लिए बोल रहा हूँ, उत्साह में बोल रहा हूँ, उन्माद में बोल रहा हूँ, डराने के लिए बोल रहा हूँ? धरातल पे देख लीजिए मैडम, धरातल पे देखिए, बोलता है वो तय करेगा। एक मिनट, अजय कुमार अब निजेश जी राजनीतिक विश्लेषक है, जरा उनसे भी समझ लेते हैं क्या हर बार बंगाल की धरती पर जय श्री राम जब जब बोला जाएगा तब क्या वो डराने और धमकाने का ही समझा जाएगा? नहीं, लेकिन जब बंगाल में बोला जाएगा अजय कुमार जी, अब आप अजय कुमार जी, डॉक्टर अजय कुमार, अरे मुझे बोलने को कहा ना, आप चुप, अब सुन लीजिए। आप तो कहते हैं बीच में बोलते नहीं, आप तो बीच में बोलते नहीं है ना। पूछ लीजिए ना, बोलिए अवस्थी जी, बोलिए। अरे मुझे बोलने को कहा है ना। अब सुनिए, ऐसा है कि यहाँ पर अपने आप को धर्मनिरपेक्ष और गंगा जमनी तहजीब कहने वाले दो व्यक्ति बैठे हैं, एक तौसीफ खान, एक डॉक्टर अजय कुमार। डॉक्टर अजय कुमार जी, आपको मैं बता दूं, आपकी पार्टी के नेता कमलनाथ जो बाद में मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री बने, वो एक मुसलमानों के बीच में कहते हैं मुझे 90% 100% मुसलमानों के वोट चाहिए, 100% से कम नहीं चाहिए, मुसलमानों के वोट पूरे चाहिए, और इनको तो बाद में निपटा देंगे हम, हिंदुओं को तो बाद में निपटा देंगे। आपके नवजोत सिंह सिद्धू कहते हैं 65% हो, इतनी जोर से धक्का मारो कि बाउंड्री के पार गिरे जाकर के। दूसरा तौसीफ खान, अभी आप तो बीच में बोलते नहीं थे, आप तो बीच में बोलते ही नहीं थे, आप तो बीच में बोलते ही नहीं थे ना, आप तो हाँ, है ना। इसी तरह याद दिलाता हूं मैं इसी तरह याद दिलाता हूं। तौसीफ खान जी, आपको मैं बताता हूं कि आपकी ममता बनर्जी कहती हैं कि मुसलमानों की 10 गालियां भी सहूंगी, क्योंकि दूध देने वाली गाय की लात भी सही जाती है। और क्या कहते हैं, और टीएमसी के नेता क्या कहते हैं, एक मिनी पाकिस्तान बनाना है। और टीएमसी के नेता क्या कहते हैं, आप जहां 1% से शुरू करते हैं, हम 30% से शुरू करते हैं, हम 30% से शुरू करते हैं। ये धर्मनिरपेक्ष हैं, ये लोग धर्मनिरपेक्ष हैं, ये लोग आपको एक बात बताऊं, रामधन और तौसीफ खान सुन लो, हमारी आदिशक्ति मां भगवती दुर्गा जी का नाम
सम्मान से लो, अगर नाम लेना है तो सम्मान से लो। मां भगवती दुर्गा, आदिशक्ति दुर्गा जी का नाम सम्मान से लो। तो मैंने जिस तरीके से आप नाम ले रहे हो ये नहीं चलेगा, ये सहन नहीं होगा। मत लीजिए आप नाम, मैं आपको नाम लेने के लिए मजबूर नहीं कर रहा हूं, लेकिन नाम लेंगे, अगर नाम लेंगे तो सम्मान से लीजिए नाम। सिखाइएगा दुर्गा जी के बारे में, चेतावनी दे रहा हूं आपको मैं। आप हमको कहेंगे दुर्गा जी के बारे? अरे हाँ, अब आ गए ना दुर्गा जी, अब आ गए ना दुर्गा जी, एक बार में आ गए ना दुर्गा जी। दुर्गा कौन है? हाँ, एक बार में आ गए ना दुर्गा जी, आप मुझे सिखाएंगे। एक बार में समझ गए ना कैसे नाम लिया आप जाता मुझे है। सिखाएंगे जो हाँ, आप ये नहीं बोलेंगे आप हैं कि दुर्गा कहां से आ गई। हाँ। दुर्गा कौन है? हाँ, आप मुझे सिखाएंगे? जाके दिलीप घोष के गोद में बैठ के भले बात करिए कि दुर्गा कहां से आई, पहले उससे आप लोग जो है, जरा दर्शकों की राय भी सुन लीजिए। दर्शक आपको लगातार सुन रहे हैं, आपके मतों को, आप किन मुद्दों पे लड़ रहे हैं, क्या बात हो रही है, वो लगातार इस चर्चा के माध्यम से सुन रहे हैं आपको। अजय कुमार गुप्ता हमारे साथ गाजियाबाद से हमारे दर्शक जुड़ रहे हैं। इस पूरी चर्चा में क्या कुछ समझ पा रहे हैं अजय कुमार? क्या आपको निकलता आता हुआ दिख रहा है? इसमें जो सबसे बड़ा मुद्दा मुझे लग रहा है वो ये है कि जो इलेक्शन 8 फेज में हो गया है उस पर शायद एतराज है। एज अ लेमैन मेरा मानना है कि इलेक्शन में मुद्दा है कि इलेक्शन फेयर और फ्री होना चाहिए। वो 8 फेज में है या 2 फेज में, इससे नहीं फर्क पड़ता। अगर इलेक्शन 8 से भी ज्यादा कराना पड़े और फेयर और फ्री हो तो ज्यादा होने पर इसमें तो मेरे हिसाब से कोई मुद्दा ही नहीं है। इंश्योर ये करना है, क्योंकि बंगाल का जो हाल है उसको देखते हुए मेरे हिसाब से तो 8 फेज में इलेक्शन कमीशन ने बिल्कुल ठीक करा। इस पर बात उठाना बिल्कुल गलत है, क्योंकि अगर वहां जो मारकाट और हिंसा हो रही है, ये इस हिंसा में अगर इतना फोर्स और इसको आपको हमारे साथ जुड़े हुए हैं, यही सवाल उनके पास लेके जाते हैं। तौसीफ साहब, लॉ एंड ऑर्डर जिस तरह से चरमरा रहा है, जिस तरह से आए दिन दोनों पक्षों की ओर से, मैं ये नहीं कह रही हूं बीजेपी के कार्यकर्ता या टीएमसी के या लेफ्ट के, जिस तरह से वहां पर खून खराबा हो रहा है, देसी बम कट्टे मिल रहे हैं, जो कुछ हालात हैं वहां पर, ऐसा लगता है लॉ एंड ऑर्डर चरमरा रहा है। तो ऐसे में एक दर्शक का ये सोचना कि भैया 10 में कराओ या 11 में, शांतिपूर्ण तरीके से हो और निष्पक्ष चुनाव हो, क्या गलत है इसमें? नहीं, देखिए मैं फिर से कह रहा हूं कि दर्शक की हर बात सराखों पे है। आपके दर्शक है तो हमारे दर्शक भी हैं, मगर मैटर ऑफ फैक्ट है कि मैं हाथ जोड़ के आज न्यूज़ नेशन के माध्यम से बीजेपी, हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी से, अमित शाह जी से, नड्डा जी से और उन सारे नेताओं से मैं कहना चाहता हूं कि बंगाल के लोगों को, चाहे वो टीएमसी कर रहे हो, भाजपा कर रहे हो, कांग्रेस कर रहे हो या सीपीएम कर रहे हो, उनको मारना और कत्ल करना बंद कर दीजिए। मतलब वो दोनों कत्ल करवा रहे हैं। 140 लाश जो आपने भेजा दिया है, ये भाजपा वाले अपने लोगों को मार रहे हैं। और ये ऐसी चीप पॉलिटिक्स मत करिए। मैं माफी मांग रहा हूं। भाजपा जब से यहां पर आई है, लाशों का ढेर क्यों लग गया है, मुझे तो ये समझ में नहीं आ रहा है। और मैं खुद कभी-कभी भय में रहता हूं कि रात में आज घर पहुंच सकूंगा कि नहीं। इतनी ताकतवर नेता जिन्होंने लेफ्ट मैं तो पता नहीं, समझ में नहीं आ रहा है बिल्डिंग से लाठी खाती हुई वो ममता बनर्जी, भाजपा के लोग आज भी देश के बाहर से आके चस्पा है, वो भाजपा के लोग बाहर यूपी से आके यहाँ पे यूपी बनाना चाह रहे हैं। मुझे इस बात से आपत्ति है। मैं आपसे क्या पूछ रही हूँ कि ममता बनर्जी तो एक बहुत ताकतवर कद्दावर नेता है। नहीं, मैं आपको जवाब दे रहा हूँ। मैं आपको जवाब दे रहा हूँ। लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन नहीं कर पा रही हैं? क्या आप कह रहे हैं जब से बीजेपी आई है तब से दंगा लॉ एंड ऑर्डर? नहीं, यू आर कोटिंग मी अबाउट लॉ एंड ऑर्डर। आप यकीन मानिए लॉ एंड ऑर्डर बिल्कुल सही था यहाँ पे, जब बीजेपी यहाँ पर नहीं थी। जैसे आई गुजरात बन गया, 2002 का माहौल याद आ गया, अमित शाह जो इतने सारे मर्डर केस में थे वो याद आ गया। मतलब ये अजीब मान लिया कि ये बाहर के लोग कर रहे हैं, आपके लोग बिल्कुल पाक साफ हैं। अजीब मसला हो गया। एक बार को जो हमारा एक पीसफुल शहर था, एक पीसफुल शहर, बिल्कुल अजीब सा माहौल बन गया, अमन शांति का मिसाल था पश्चिम बंगाल। राजनीतिक हिंसा का इतिहास दशकों से रहा है, सीपीएम और टीएमसी के वक्त से भी, उसको भी भुला देती हूं। मैं कहती हूँ सबसे परफेक्ट राज्य था, शांति अमन की बयार बहती थी। लेकिन बाहर से अगर कोई आता है हमारी सीमा में, गलत काम करता है, तो उसको अपने किले को महफूज रखना किसकी जिम्मेदारी है? मुख्यमंत्री साहब की, मुख्यमंत्री की है ना लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन करना। देखिए ये किला, जितना भी आप किला बोलिए, नहीं आप जितना बोलिए किला है, चाहे जो भी बोलिए, है तो हिंदुस्तान का पार्ट। क्या एक हिंदुस्तान अपने हिंदुस्तानियों को मारेगा?
आप मुझे ये बताइए। अच्छा, आप अपने हिसाब से, जब अभी आप थोड़ी देर पहले मुझे भी बाहरी बता रहे थे कि मैं पश्चिम बंगाल को नहीं समझती, बीजेपी से कोई आता है तो आप कहते हैं बाहरी है, अब अचानक से वो हिंदुस्तान बन जाता है। आप तय कर लीजिए कि पश्चिम बंगाल, बंगालियों को मारना बंद कर दीजिए। अच्छा, वहां इंसान नहीं मर रहा, वहां बंगाली मर रहा है, वहां हिंदुस्तानी नहीं मर रहा, वहां बंगाली मर रहा है। माफी मांग है ना, ठीक है, आपके फंडे दर्शकों तक सब पहुंच रहे हैं। हमारे साथ लेफ्ट से भी विवेक श्रीवास्तव जी, लेफ्ट नेता, इस वक्त जुड़ चुके हैं। विवेक जी, वो कह रहे हैं कि लॉ एंड ऑर्डर स्टेट मैटर है, लेकिन वो तो कह रहे हैं कि जो बाहर के लोग आए वही पश्चिम बंगाल का कानून व्यवस्था खराब कर रहे हैं, नहीं तो दीदी के राज में सब कुछ चकाचक बढ़िया चल रहा था। देखिए, मैं इसको अब हम मेरे ख्याल से डिस्कशन के कुछ अन्य पहलुओं पे भी देखें, क्योंकि हम सिर्फ बीजेपी लेफ्ट और एक पॉलिटिकल बात कर रहे हैं। अब हम थोड़ा सा इलेक्शन कमीशन की बात भी करें, मेरा ये कहना है। और टीएन शेषन जब चीफ इलेक्शन कमिश्नर हिंदुस्तान के बने थे, इंडिया के, तो उन्होंने कहा था कि उनकी सबसे बड़ी उपलब्धि है ये डिक्लेयर करना कि आई एम द चीफ इलेक्शन कमिश्नर नॉट ऑफ द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, आई एम द चीफ इलेक्शन कमिश्नर ऑफ इंडिया। यानी कि इलेक्शन कमीशन एक स्वतंत्र बॉडी है जिसको सरकार से इंस्ट्रक्शंस लेने की जरूरत नहीं है। लेकिन पिछले 2014 से जब से मोदी साहब की सरकार आई है, कहीं ना कहीं इलेक्शन कमीशन जो कि एक बिल्कुल ही न्यूट्रल बॉडी बन चुका था, वो क्राइसिस के घेरे में आया है, प्रश्नों के घेरे में आया है। ईवीएम के ऊपर भी बहुत से सवाल उठे हैं, बैलेट बॉक्स और ईवीएम की डिबेट भी चली है। मामला तो अदालत तक पहुंचा, वहां से क्या निकला? नतीजा सिफर ही रहा ना सर। कहीं तो हमें आके शांत करनी पड़ेगी ना अपने आरोपों को। आरोप तो आप किसी पे भी लगा दे, कहीं तो आके हमें सेटल डाउन होना पड़ेगा कि हाँ भाई हम नहीं साबित कर पाए। नहीं, आप सुने तो आप नहीं, सेटल डाउन कैसे होना पड़ेगा? अमेरिका के अंदर ईवीएम नहीं है, यूरोप में ईवीएम नहीं है, वहां बैलेट बॉक्सेस आ गए हैं। हैकाथॉन होता है जब ईवीएम मशीनों को बुलाया जाता है, उसके बाद भी ट्रंप को जाना पड़ा ना, अल्टीमेटली मानना पड़ा ना, कोर्ट की दखलंदाजी हुई ना सर। तो मैं वही तो पूछ रही हूँ कि अभी आप चुनाव आयोग पे सवाल उठा रहे हैं। 2016 में, 2011 में, सुनिए नहीं, हम इस बात को उठा रहे हैं। मेरा प्रश्न उठिए, सुनिए मेरे प्रश्न को, आप पहले मेरा प्रश्न सुनिए। बनाइए। नहीं, आप मेरा प्रश्न सुनिए पहले। मेरा प्रश्न यह है सरकार से कि ये 1 महीने से ज्यादा के गैप में जो आप चुनाव करवा रहे हैं कि वो 27 मार्च से लेकर के 29 अप्रैल तक चलेगा, मोर देन अ मंथ, उसके अंदर गैप इतना ज्यादा है। तमिलनाडु वगैरह में एक फेज में चुनाव हो गए, चलिए मैंने आपकी दलील मान ली कि वहां लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन बहुत अच्छा है, यहां आपको बहुत बुरा लग रहा है, तो बहुत बुरा लग रहा है तो ये 8 फेजेस को महीने में क्यों स्प्रेड आप कर रहे हैं? इसको 10 दिन, 12 दिन, 15 दिन में आप खत्म कर सकते थे। बाकी जगहों पे जहां चुनाव हो चुका है, सिक्योरिटी पर्सनल को बंगाल ला सकते थे, लेकिन आपके मन में गड़बड़ी है, गवर्नमेंट के मन में। दैट इज व्हाई दिस स्पेसिंग हैज बीन गिवन। हमारा ये कहना है, ये 1 महीने से ऊपर के टाइम पीरियड में चुनाव को स्प्रेड करना, चलिए फेज की बात भी मैंने मान ली। आपने कहा सब हम टुकड़ों में करेंगे, मैनेज करना आसान है, हम मान गए आपकी बात को। आपको महीना सवा महीना लगता है 8 फेजेस को मैनेज करने में, जब बाकी जगहों पे 1 फेज का चुनाव हो चुका है और वो चुनाव खत्म हो गया। देखिए, आरोप लगाना बहुत आसान होता है, अदालत का दरवाजा खटखटाइए। क्यों आप महीने नहीं तो एक ऐसी बॉडी पर जिसकी निष्पक्षता पर पूरा लोकतंत्र चल रहा है, अगर उस पर ही संशय होगा तो फिर या तो अदालत का दरवाजा खटखटाइए, नहीं तो लोगों के मन में संशय पैदा करना बिना किसी प्रश्न करना, सबूत के क्या ये सही होगा? प्रजातंत्र में हमारा अधिकार है और हम इलेक्शन कमीशन को लिख के भी देंगे, हम इलेक्शन कमीशन को बिल्कुल लिख करके भी देंगे। चलिए, हमारे साथ इस वक्त कुछ नए मेहमान जुड़ रहे हैं। प्रेम शुक्ला जी लगातार बने हुए हैं, अब निजेश अवस्थी जी भी हमारे साथ लगातार जुड़े हुए हैं, शुभदो बनर्जी हमारे साथ इस वक्त जुड़ रहे हैं कांग्रेस से, कांग्रेस लीडर हैं पश्चिम बंगाल से, और साथ ही हमारे साथ जितेंद्र तिवारी जी भी हैं, टीएमसी के प्रवक्ता हैं, वो भी हमारे साथ इस वक्त जुड़ चुके हैं। यहाँ पर बनर्जी जी, आपसे सवाल ये बताइए कि 2016 में हमने देखा 7 चरण में चुनाव, 2011 में हमने देखा तब 6 चरणों में चुनाव हुआ था, और अगर एक जिले में अलग अलग चरण में चुनाव कराने की बात है तो पुरुलिया का एग्जाम्पल भी हमारे पास है, और भी कई एग्जाम्पल निकल सकते हैं। तो एक बात बताइए कि ठीक है, आप लोगों की पार्टी ने भी एक लंबे वक्त तक शासन किया है देश पे, चुनाव आयोग जैसी संस्था पर यूं सवाल उठाना क्या वाजिब है? देखिए, 8 चरण में हो या 7 चरण में हो, वो तो दूसरी बात है, लेकिन निष्पक्ष चुनाव के लिए जो जरूरी है कि हमारे चुनाव आयोग है वो किसी शासक का चरण स्पर्श करके ना रहे। सवाल हमने उठाए हैं उससे पहले अशोक लवासा जी, डेप्यूटी कमिश्नर, आपके इलेक्शन कमिश्नर, उन्होंने सवाल उठाए थे मॉडल कोड ऑफ वायलेशन के बारे में। तो सुनील अरोड़ा जी का जो अवधि है वो इसी मेरे 13 अप्रैल को खत्म हो जाएगी, लेकिन अवधि के बीच में बहुत सारे सवाल चुनाव आयोग की निष्पक्षता में उठ चुकी है। जहां तक 8 सवाल बंगाल के लिए है, हम चाहते हैं चुनाव निष्पक्ष हो, लेकिन 8 चरण करने से ही चुनाव निष्पक्ष होगा ये कोई गारंटी नहीं है। जैसे विवेक दुबे जी पिछले बार आए थे और बीच में वो कहीं छोड़ के चले गए थे लोकसभा चुनाव में, तो
बूथ मैनेजमेंट, जो आपके केंद्रीय वाहिनी जो आ रहे हैं बाहर से सीआईएसएफ वगैरह, उसको ठीक से जगह को पहचान ले। ऐसा ना हो वो कोई टूरिस्ट स्पॉट घूमने जाए या दुकान में साड़ी खरीदने जाए, क्योंकि ये भी बात सच्चाई है कि भाजपा के जो अभी नए नए नेता तृणमूल से दागी आए हैं वो 12-13 केंद्रीय सीआईएसएफ लेके घूम रहे, जबकि कोई प्रेम शुक्ला जी, आप साधन संसाधन ताकत पैसा सबका गलत इस्तेमाल कर रहे हैं। साम दाम दंड भेद किसी भी कीमत पर पश्चिम बंगाल में कमल खिलाना है। मुझे पूछ रहे हैं अगर किसी नहीं प्रेम शुक्ला जी पर जो आपके सवाल हैं वही उनसे दोहरा रहे हैं। अगर रंच मात्र भी सच्चाई हो तो भारत में उसके रिड्रेसल फोरम्स है। उनके जो आरोप है कि धन बल का प्रयोग हो रहा है, अन्य प्रकार के बलों का प्रयोग हो रहा है, सब इस देश में निर्वाचन आयोग है, न्यायालय है। आपको निर्वाचन आयोग पर विश्वास नहीं है क्योंकि आप चुनकर आ नहीं रहे हैं। हम हार जाएंगे तो निर्वाचन आयोग पर विश्वास नहीं करेंगे। सर्वोच्च न्यायालय हमारी इच्छा के विरुद्ध कोई निर्णय दे देगा तो हम सर्वोच्च न्यायालय के विद्वान न्यायाधीशों की पवित्रता पर प्रश्न चिन्ह लगाएंगे। हम सर्वोच्च न्यायालय की कसम खा के झूठ बोलेंगे। हम सर्वोच्च न्यायालय ने जो निर्णय दे दिए होंगे उनको नहीं मानेंगे और अफजल गुरु की फांसी के मुद्दे पर सर्वोच्च न्यायालय से लेकर राष्ट्रपति के जितेंद्र तिवारी जी, जब मन का नहीं होता है, जब लगता है कि अपनी जमीन खिसक रही है, इस तरह की तो इनकी नीतियां होती हैं, तो इसीलिए ये बौखलाहट है जिसमें ऐसे आरोप लग रहे हैं। जवाब दें। देखिए, एक ऐसा माहौल बनाया जा रहा है कि शायद हम 8 चरण में चुनाव हो रहा है, इससे हम बहुत भयभीत हैं या इसका हमारी परिणाम पर कुछ असर पड़ने वाला है। बिल्कुल ऐसा नहीं है। हमारा ये सोचना है कि जो भी इंडिपेंडेंट एजेंसीज हैं उस पर जब राजनीतिक प्रभाव काबिज हो जाता है तो एक गणतांत्रिक देश में ये हमारी जिम्मेदारी होती है कि इसका विरोध करें। देखिए, भारतीय जनता पार्टी के सारे नेता, चाहे वो प्रधानमंत्री जी हो, गृह मंत्री जी हो, पिछले 15 दिन से 1 महीने से केवल ये ही मुद्दा उठा रहे हैं कि बंगाल में लॉ एंड ऑर्डर ठीक नहीं है, बंगाल में लॉ एंड ऑर्डर ठीक नहीं है। और उसके बाद इलेक्शन कमीशन कोई ऐसा निर्णय ले जिसमें उनका जो एलिगेशन है उसको ही इंडोर्स किया जाए, तो इलेक्शन कमीशन की स्वायत्ता पर इलेक्शन कमीशन तो बंगाल में लॉ एंड ऑर्डर ठीक है सर, बिल्कुल ठीक है सर, बिल्कुल ठीक है मैडम। वो रोज आए दिन आगजनी की तस्वीरें आती हैं, मारपीट की तस्वीरें आती हैं, कार्यकर्ता एक दूसरे का कत्लो गारत कर देते हैं, बड़े नेता मंत्री तक पे पत्थर फोड़ दिए जाते हैं। ये अच्छे लॉ एंड ऑर्डर की निशानी है तो आम आदमी कहाँ जाए सर? मैं केवल एक बात कहूँ, 2017 में गुजरात में तो निष्पक्ष चुनाव हुए थे ना। अगर बंगाल में 2017 में गुजरात में तृणमूल छोड़ के बोलने देंगे, पंचायत इलेक्शन भूल गए आप? कैसे वोट बोले थे आप लोगों ने? आप मुझे बोलने थे ना, आप मुझे बोलने थे। अरे आप क्या बोलेंगे? 2000 सामने है। मैं नहीं बोलूंगा, भाजपा में जाते मैं नहीं बोलूंगा, नहीं मैं नहीं बोलूंगा, आप बोलेंगे। मेरी बात आप बोलेंगे क्या? मेरी बात आप बोलेंगे? चुनाव होने दिए, बड़ा मुश्किल है ऐसे आप मेरी बात मुझे बोलने थे ना। बदनामी तो यही है। अरे मेरी बात बोलने थे ना, करते हैं आप तो कहीं है ही नहीं, आप तो पिक्चर में नहीं है, बैठिए। हत्या करते हैं, तभी तो आज की पार्टी की हालत आप मुझे बोलने तो दे। मैं ऐसे डिबेट में मैं हिस्सा नहीं ले सकता। मुझे आप बोलने थे, मेरा जितेंद्र जी आप अपनी बात पूरी करें। जितेंद्र जी आप अपनी बात पूरी करें, देखिए इस तरह से बात नहीं करें। आप बोलेंगे, मैं सवाल का जवाब नहीं, आप जवाब तो दे लीजिए। आप मुझे अपनी बात तो कहने थे, आप मुझे अपनी बात सवाल किया, बात तो बोलने दे, जरा 1 मिनट सुन तो लें। जिम्मेदारी है, और प्रवक्ता है टीएमसी के, उनको रखने देना। अगर उन्हें लगता है लॉ एंड ऑर्डर है तो बताएं कैसे लगता है। देखिए, मैं केवल एक बात कहता हूँ कि 2017 में जो गुजरात में चुनाव हुए थे उस पर तो किसी ने उंगली नहीं उठाई। सारे लोग कहते हैं कि बहुत निष्पक्ष चुनाव हुआ था। फिर हाई कोर्ट ने भूपेंद्र सिंह, जो वहां के शिक्षा मंत्री हैं, वो जो विधायक चुन कर आए थे, उसे निरस्त क्यों कर दिया? तो गुजरात में जो हुआ किसी ने उंगली नहीं उठाई, फिर भी वहां तो मैल प्रैक्टिस हुआ था ना। तो ऐसा नहीं कि निर्वाचन कमीशन जो कहते उस समय इलेक्शन कमीशन था ना, अब आप करेंगे क्या? नहीं, उस समय इलेक्शन कमीशन था ना। मैं आपसे क्या पूछ रही हूं? आपसे मैंने क्या पूछा? आपने कहा पश्चिम बंगाल में लॉ एंड ऑर्डर ठीक है। मैंने आपसे निष्पक्ष चुनाव की बात नहीं करी। मैंने आपसे ये पूछा कि पश्चिम बंगाल में अगर लॉ एंड ऑर्डर के खराब हालात को देखते हुए 8 चरण में चुनाव हो रहा है, आपने कहा पश्चिम बंगाल में लॉ एंड ऑर्डर ठीक है। मैंने पूछा कैसे, समझाएं जरा, बताएं दर्शकों को, क्योंकि रोज जब देश भर में टेलीविजन पर आगजनी, हिंसा, देशी बम, मारपीट की तस्वीरें आती हैं पश्चिम बंगाल से, तो एक आम आदमी के मन में ये छवि बैठती है कि क्या हो रहा है बंगाल में। आप बताइए क्या है वो तस्वीरें झूठी है, गलत है? मध्य प्रदेश के उन्नाव में क्या होता है वो आपको नजर नहीं आता? गुजरात में के दंगे आपको नजर नहीं आते? अन्य प्रदेशों में जो लॉ एंड ऑर्डर का सिचुएशन वो आपको नजर नहीं आता? जब वहां होता है वहां भी सवाल उठाए जाते हैं सर।
ऐसा नहीं है कि नहीं उठाए जाते। राजनीतिक हिंसा पश्चिम बंगाल का पर्याय है, चाहे लेफ्ट वर्सेस टीएमसी हो या फिर आज तृणमूल कांग्रेस वर्सेस बीजेपी हो। राजनीतिक हिंसा और पश्चिम बंगाल ये साथ साथ चलते हैं। ये बंगाली विरोधी मानसिकता है। देखिए इलेक्शन अच्छा, बंगाली विरोधी हूं मैं। बहुत बढ़िया। एक मिनट, हमारे साथ हमारे राजनीतिक विश्लेषक हैं अब निजेश अवस्थी जी भी हैं। अब निजेश अवस्थी जी, जरा आप समझा दीजिए कि पश्चिम बंगाल का और राजनीतिक हिंसा का इतिहास नहीं है क्या? आप तो राजनीति को समझते हैं, उसके प्रोफेसर हैं, जरा बता दीजिए अगर हमारे फैक्ट्स गलत हो तो। ये कह रहे हैं कि पश्चिम बंगाल में सब कुछ साफ है, ऐसी छिटपुट हिंसा तो पूरे देश में होती है। अरे अभी 4 दिन पहले जब परिवर्तन यात्रा रोकी तो यही जितेंद्र तिवारी कह रहे थे बैरकपुर में कि लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन खराब है सर, वहां पर रोकनी पड़ेगी। अभी ये कह रहे थे, 4 दिन पहले मेरे साथ ही डिबेट में बैठे थे, जिस दिन परिवर्तन यात्रा रोकी गई, कहते लॉ एंड ऑर्डर की समस्या है सर, पुलिस देख रही है, वहां पे बहुत समस्या, कोई दिक्कत हो जाएगी, मारपीट हो जाएगी, तो हम क्या करेंगे सर? आप विश्लेषक हैं या भाजपा के रैली में पत्थर लगाए गए, जब रैली रोकते हैं तो वहां पे लॉ एंड ऑर्डर का विश्लेषक नहीं है, भारतीय जनता पार्टी के लोग हैं ना। और मैं एक सेकंड जितेंद्र तिवारी जी सुनने की भी क्षमता रखती है, सुनने की क्षमता तो रखिए। अभी आप कांग्रेस के प्रवक्ता को कह रहे थे कि बीच में मत बोलिए, अभी बीच में मत बोलिए कह रहे थे ना, अभी आप कह रहे थे सुनने की क्षमता रखिए। 55,000 राजनीतिक हत्याएं तो बुद्धदेव भट्टाचार्य ने मानी थी वहां पर। ये खुद ममता बनर्जी कहती थी कि मेरे शरीर में कहीं भी ऐसी जगह नहीं है जहां पर वामपंथियों कम्युनिस्टों ने विवेक श्रीवास्तव की पार्टी ने चोट ना पहुंचाई हो। राइटर्स बिल्डिंग में बालों से खींच करके मारा था। और जरा मैं शुद्धो बनर्जी को बता दूं कि आज आप जो कह रहे हैं ना निष्पक्ष होना चाहिए, एमएस गिल जो मुख्य चुनाव आयुक्त थे और कांग्रेस कैसे आ रही है, जरा समझा दीजिए, क्योंकि तमाम लोग जो है पैनल में मुस्कुराने लग गए कि कांग्रेस आ रही है सुनते के साथ। कैसे आप अपना 12% का जो मिला जुला 7 का वोट बैंक है उसको ले जाएंगे जीत के आंकड़े तक? कैसे जरा बता दीजिए, कौन सा जादुई फॉर्मूला लेकर आए हैं जिससे कांग्रेस फिर से आ रही है? इस बार नहीं देखिए, ऐसा है आप लोग मीडिया पे लेफ्ट को बड़ा अंडर एस्टिमेट करते हैं। अच्छा, हम सेक्युलर हैं, हिंदू और मुसलमान की एकता की बात करते हैं, ना इस्लामिक फंडामेंटलिस्ट के साथ हैं, ना इन हिंदूवादियों को हम कुछ समझते हैं, और ये आरएसएस वालों को तो सबक हम हर जगह सिखाते हैं, ये भी आप समझ लीजिए। तो इस बार बंगाल की जनता जो बेसिकली सेक्युलर है, उसमें ना इनका हिंदूवाद चलेगा ना किसी का मुसलमानवाद, इसमें चलेगा अंबेडकर का सेक्युलर कॉन्स्टिट्यूशन। और कांग्रेस और वामपंथी सत्ता में आएंगे सेकुलर पार्टियों के साथ। जितेंद्र तिवारी जी टीएमसी पर मुस्लिमवाद करने का आरोप लगा रहे हैं। ये तो अभी तक तो बीजेपी बदनाम होती थी हिंदूवाद से, लेकिन ये तो कह रहे हैं टीएमसी का मुस्लिमवाद। मैंने किसी का नाम नहीं लिया था। पिछले संसदीय चुनाव में हम लोगों ने देखा कि जहां सीपीआईएम के सांसद थे उनका पूरा वोट ट्रांसफर हुआ था भारतीय जनता पार्टी की ओर। इन पे आपस में समझौता है, ये सारा बंगाल जानता है कि चुनाव बीजेपी को हम बीजेपी हमारी दुश्मन नंबर 1 है। भारतीय जनता पार्टी और आरएसएस वामपंथ की सबसे बड़ी दुश्मन है। हमारे हिसाब से आरएसएस और बीजेपी आर नेशनल थ्रेट जो इस देश के तो कोई साठगांठ बता रहा है, तो कोई कह रहा है हिंदू मुस्लिम का चुनाव है और कांग्रेस कह रही है कि इस बार तो कांग्रेस आएगी। कैसे, ये पहेली अभी सुलझानी बाकी है। लेकिन इस बीच अभय बंसल हमारे दर्शक हमारे साथ नोएडा से जुड़ रहे हैं, जरा उनकी भी राय समझ लें। चर्चा को इतनी देर से वो सुन रहे हैं, क्या कह रहे हैं अभय जी? नमस्कार मैडम, यहाँ पर सभी दर्शकों और सभी वक्ताओं को मेरा नमस्कार। यहाँ पर मैं बंगाल में चुनाव के जो दौर चल रहा है इसके लिए मैं कहना चाहूंगा कि ये जो भारतीय जनता पार्टी के मैंने ममता जी की पार्टी से जो वर्कर इन्होंने तोड़कर अपनी पार्टी में शामिल किए हैं, इससे कहीं ना कहीं तो ममता जी की सरकार को आगे चलकर नुकसान होगा और चुनाव में काफी महत्वपूर्ण योगदान इनका रहेगा। और जहां तक भी कहा जाए कि ममता जी ने अपनी पार्टी को कमजोर करते हुए अपनी पार्टी के जो नेताओं को ऐसे जाने दिया है, उन्हें ऐसे नहीं करने दिया जाना चाहिए था। अपने पार्टी के नेताओं पर हमारे साथ जवाब देने के लिए जितेंद्र तिवारी जी बने हुए। जितेंद्र जी, अभय जी दर्शक हैं। जी मैं अभय जी को सम्मान के साथ कहना चाहूंगा। जी आपके पास भी आऊंगी। पहले का हल चाहिए मुझे कि कैसे आएगी कांग्रेस सत्ता में। हर पार्टी की अपनी एक विशेषता होती है और हमारी पार्टी की विशेषता है कि उसके ग्रास रूट के वर्कर नेताओं के बल पर हमारी पार्टी नहीं चलती।
वर्कर्स के बल पर हमारी पार्टी चलती है। तो 2-4 नेता इधर गए उधर गए, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। हमारी पार्टी ग्रासरूट के नेता थे ना सर जी, वो तो बंगाल में जब तक हमारी पार्टी में था हमने उन्हें हीरो बना के रखा था, वो जीरो बन गए हैं। अब बंगाल देखिए भारतीय जनता पार्टी उनका क्या हाल है, कोई पूछने वाला नहीं है उनको, कोई पूछने वाला नहीं है। दिलीप घोष कहते हैं मैं राम वो लक्ष्मण, यानी वो मेरे पीछे है, ऐसा कहते हैं। कुश्ती में सम्मिलित होंगे। अभी आपके सारे बड़े नेता लड़ेंगे आपस में। तृणमूल कांग्रेस को छोड़ कर बीजेपी के अंदर जितने घुसे हैं तृणमूल कांग्रेस के, ये सब लड़ेंगे अभी आपस में। चलिए प्रेम शुक्ला जी से इसका जवाब लूंगी कि इलेक्शन के लिए तमाम नेताओं को अपने साथ तो ले लिया, तमाम नेताओं को अपनी तरफ खींच तो लिया, लेकिन इनकी सरफुटव्वल के आगे भारी पड़ेगी, ये विवेक जी कह रहे हैं। और कांग्रेस जो दावा कर रही है कि इस बार तो सत्ता में वही आएगी, उसका भी जवाब बीजेपी को भी। जी चलिए ब्रेक लेना था, लेकिन पहले आप कह दीजिए, क्योंकि दर्शक भी सोच रहे होंगे कि कांग्रेस जो है ऐसा कौन सी जादुई छड़ी चलाएगी कि वहां पर बीजेपी वर्सेस टीएमसी की लड़ाई, जिसे तमाम एक्सपर्ट बता रहे हैं, उसमें कांग्रेस विजेता बनकर उभरेगी। देखिए मेरे बात सुनेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा। बिल्कुल समझना चाहूंगी। भ्रष्टाचार इश्यू क्या है, भ्रष्टाचार, तृणमूल के भ्रष्टाचार कौन दवा करने हटाएंगे ना भाजपा। जिस पार्टी में ये शुभेंदु अधिकारी, मुकुल रॉय, शंभू चटर्जी, शोभन चटर्जी सारे शारदा के आरोपी जा चुके हैं। इशू है गुंडागर्दी और हिंसक राजनीति। हिंसक राजनीति में माहिर कौन है? शुभेंदु अधिकारी। शोभन दत्त है वोट लुटेवा। आपका सॉल्टेक इलेक्शन में 17 पत्रकार को कैमरे के सामने पीटा गया था। तो आप अगर बोलेंगे कोई खाना को खट्टा बनाने के लिए चीनी इस्तेमाल करेंगे और वो खट्टा हो जाएगा, ये तो नामुमकिन है। लेकिन अमित शाह जी को चाहिए, अभी उनके पास साइकिल में चढ़ने लायक 2 विधायक है। अमित शाह जी बोल रहे हैं 200 करेंगे। अगर किराए के टट्टू से अगर 100 गुना इजाफा हो सकता है तब तो मुबारक मैं अभी बात देता हूँ। लेकिन चलिए तो आप किस पर चढ़ेंगे और आप कैसे अपने 12% तक के इर्द गिर्द घूमते वोट परसेंटेज को 40 से पार पहुंचाएंगे और ये 294 में से कैसे बहुमत की सीटें हासिल करेंगे, वो भी समझेंगे। कौन से बड़े नेता, कौन सा मुख्यमंत्री का चेहरा, कौन सा जन आंदोलन आपके साथ खड़ा हुआ है। लेकिन एक छोटे से ब्रेक के बाद